हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। शुरू करते हैं जीएसटी अमेंडमेंट्स फॉर मई एंड जून 24 एग्जाम्स। अच्छी बात यह है ये सारी अमेंडमेंट्स नवंबर और दिसंबर 24 के लिए भी वैलिड है और आगे जो एग्जाम्स आएंगे नवंबर 24 में उसमें ज़्यादा चेंजेस आने की चांसेस कम है। चलिए पहले एक बार मई जून की तैयारी कर लें। और ये सारी अमेंडमेंट्स मैंने चैप्टर वाइज डिस्कस करी हैं और 1-1.25 घंटे के अंदर लगभग ये वीडियो बनना चाहिए और उसमें सारी अमेंडमेंट्स कवर हो जाएगी। चिंता की कोई जरूरत नहीं है, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, विच इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। सेक्शन 7 के अंदर सप्लाई डिफाइंड है, क्या सप्लाई होती है क्या नहीं होती है। उसी में आपको याद होगा सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 साथ में शेड्यूल 3 वो केसेस हैं नाइदर ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कहना इसे शेड्यूल 2 वाले आइटम्स को शेड्यूल 3 वाले आइटम्स को नो सप्लाई के केसेस। यस, तो शेड्यूल 3 जो है वो नो सप्लाई की केसेस है। उसके अंदर आपने पढ़ा होगा एक्शनेबल क्लेम्स आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। यही बात पढ़ी थी। एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स तो माना गया है लेकिन 3 ही एक्शनेबल क्लेम्स पर जीएसटी लगता है, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। अदर एक्शनेबल क्लेम्स वर आउटसाइड। अमेंडमेंट आ चुकी है 1 अक्टूबर 2023 से। ओल्ड में जो ओल्ड लॉ था, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, यानी कि उसका मतलब ये हुआ था बेटिंग गैम्बलिंग एंड लॉटरी आर ट्रीटेड एज सप्लाई। अब जो नई अमेंडेड एंट्री है उसमें लिखा है एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, यानी कि सारे एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स नो सप्लाई है, यानी कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई माना गया है। तो अब लॉटरी गैम्बलिंग बेटिंग के अलावा या ये बोलूं लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग वर्ड नहीं डाला, अब डाला है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सप्लाई होते हैं। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सेक्शन 2 क्लॉज 102A ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में डिफाइंड है। उसमें बेटा बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी तो रिटेन्ड है। 3 नए एक्शनेबल क्लेम्स और डाले हैं, 3 नए एक्शनेबल क्लेम्स डाले हैं। कैसीनोस पे जीएसटी आ गया है, हॉर्स रेसिंग उस पे जीएसटी आ गया है और ऑनलाइन मनी गेम्स इन पे भी जीएसटी आ गया है। ये 6 के 6 एक्शनेबल क्लेम्स चार्जेबल टू जीएसटी, 6 के 6 एक्शनेबल क्लेम्स चार्जेबल टू जीएसटी। ये ऑनलाइन मनी गेमिंग वही आपके जो बिंजो और पोकरबाजी और ड्रीम 11 टाइप के जो गेम्स होते हैं। कैसीनोज आप जानते ही हैं, हॉर्स रेसेस घोड़े की रेस। अच्छा, ऑनलाइन मनी गेमिंग्स का क्या मतलब है? In which a player pays or deposit money or money's worth including virtual digital asset। virtual digital asset होती है क्रिप्टो करेंसीज, वो भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्ट कर दी। इन द एक्सपेक्टेशन ही रहती है वैसे वो विनिंग मनी और मनीज वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट। जीत में भी हो सकता है मनी मिले या मनी से इक्विवेलेंट चीज मिले या वर्चुअल डिजिटल एसेट मिले। इन एन इवेंट इंक्लूडिंग गेम स्कीम कॉम्पिटिशन और एनी अदर एक्टिविटी और प्रोसेस वेदर और नॉट इट्स आउटकम ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन स्किल चांस और बोथ। आप ये कहो जी बहुत स्किल का काम है, नहीं भाई, वो ऑनलाइन मनी गेमिंग में ही आएगा। वेदर सेम इज परमिसेबल और अदरवाइज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग, चाहे वो परमिसेबल हो या ना हो हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना जी। तो ये अच्छा, ये तो हो गया जी हमारा मतलब ऑनलाइन गेमिंग का और सबका। तो ये सारी मीनिंग्स आप पढ़ लीजिए, वर्चुअल डिजिटल एसेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या अमेंडमेंट है, अभी तक शेड्यूल 3 के अंदर तीन एक्शनेबल क्लेम को छोड़ दिया जाए, लॉटरी गैम्बलिंग बेटिंग। अब 6 एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ दिया जाए, उनको सप्लाई नहीं माना जाएगा, यानी कि 6 एक्शनेबल क्लेम्स को सप्लाई माना जाएगा। बेटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग। उसके बाद दूसरी बात बेटा, सप्लायर की डेफिनेशन जो 2 क्लॉज 105 में है, उसमें अब जो ये सप्लायर्स और एक्शनेबल क्लेम्स होंगे उनको भी सप्लायर माना जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी तो लगानी है उन लोगों के ऊपर। तो ये लिख दिया जी, सप्लायर ऑफ स्पेशल एक्शनेबल क्लेम्स को भी हम सप्लायर मानेंगे। पर्सन हु ओन्स ऑपरेट्स मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो ये चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, उसका जो ओनर है, जो उसको ऑपरेट करता है, जो उसको मैनेज करता है, वही सप्लायर माना जाएगा और उसके ऊपर वही जो प्रोविजंस लगेंगे जो बाकी सप्लायर्स पे लगते हैं, बिल्कुल। और एफसीएम लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पर वो लाइबल हो जाएंगे 9(1) के अंतर्गत। सप्लायर्स ऑफ ऑल दिस कैसीनोज एंड ऑनलाइन गेमिंग्स एंड हॉर्स रेसेस एंड विल बी लाइबल टू पे जीएसटी अंडर 9(1). अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की। आपने पढ़ा होगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 में है। एक्शनेबल क्लेम्स को भी क्या माना गया है? गुड्स। तो उनका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? सेक्शन 12 के हिसाब से होगा ये 6 के 6 एक्शनेबल क्लेम्स।
और सेक्शन 12 में आपने पढ़ा था नोटिफिकेशन 66/2017, जिसने कहा था डेट ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट नहीं देखना, लेकिन नोटिफिकेशन 66/2017 एक्शनेबल क्लेम्स में लागू नहीं रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि एक्शनेबल क्लेम्स का टाइम ऑफ सप्लाई ओरिजिनल बेसिस पे निकाला जाएगा सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 में टाइम ऑफ सप्लाई की डेट क्या थी, अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया है अप टू द डेट ऑफ रिमूवल या डिलीवरी, समझो, तो हम लेते हैं डेट ऑफ इनवॉइस। अगर आपने नहीं इशू किया तो डेट ऑफ डिलीवरी या रिमूवल को ही हम ले लेते थे। अब उसमें पेमेंट की डेट भी देखी जाएगी। तो यस, तो अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया विद इन द टाइम लिमिट, स्पेसिफिक एक्शनेबल क्लेम के सप्लायर को कह रहे हैं, इसको ऐसे भी समझ लें, ये लो स्पेसिफाइड specified actionable claims suppliers, invoice issued within time limit under section 31, not issued within time limit अंडर सेक्शन 31। अगर आपने इशू कर दिया, दैट इज वो क्या होता है, मूवमेंट इन्वॉल्व, मूवमेंट ऑन इन्वॉल्व, वो टाइम लिमिट होती है। तो डेट ऑफ इनवॉइस, और यहां लिखते थे लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, ऐसे ही कुछ था, अंडर सेक्शन 31। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, और टाइम लिमिट क्या बताई थी, मूवमेंट इन्वॉल्व है तो अप टू द डेट ऑफ रिमूवल, और मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है अप टू डेट ऑफ डिलीवरी, है ना। अब इस केस में क्या होगा, यहां पर और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर कर दिया गया, और यहां पर भी और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर कोई स्पेसिफाई एक्शनेबल क्लेम सप्लायर है, उसने टाइम लिमिट के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, टाइम लिमिट में इशू नहीं किया तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो था, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और वो मूवमेंट इन्वॉल्व है अप टू द डेट ऑफ रिमूवल, नो मूवमेंट इन्वॉल्व अप टू द डेट ऑफ डिलीवरी। अच्छा, ये नोटिफिकेशन 50, हाँ दिस इज नोटिफिकेशन नंबर 50/2023। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन 66/2017 लागू नहीं होगी, ठीक है ना। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी यहाँ पर देखा जाएगा। वैसे याद रखिएगा, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 वो कॉम्पोजिशन पे भी लागू नहीं होती है, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले पर्सन्स पे भी लागू नहीं होती है। तो अब मैं ये बोलूँ, दो जगह 66/2017 लागू नहीं होगी, कॉम्पोजिशन वाले और एक्शनेबल क्लेम वाले, ठीक है ना। बाकी सब लोग ड्यू बेसिस, लेकिन अगर हम कॉम्पोजिशन सप्लायर्स बोले और स्पेसिफिक एक्शनेबल क्लेम सप्लायर बोले, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्ली, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बेटा सिनेमा हॉल में जाते हैं, मूवी के मजे लेते हैं, पॉपकॉर्न पेप्सी भी साथ में लेते हैं। तो अगर आपने पॉपकॉर्न और पेप्सी ली है, उसको क्या मूवी हॉल के साथ जोड़ के देखा जाएगा, तो मूवी हॉल वाला जीएसटी लगेगा, तो सप्लाई ऑफ सिनेमा सर्विस मानी जाएगी, या वो सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट माना जाएगा। तो बेटा ये सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया है, देखिए, सप्लाई ऑफ फूड और बेवरेज सिनेमा हॉल इज टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस एज लॉन्ग एज food and beverage are supplied by way of or as a part of a service and independently दिया हुआ है, यानी कि वो अलग से लिया गया है। लेकिन अगर कंपोजिट कर दिया जाए, बंडल कर दिया जाए, मूवी के साथ पॉपकॉर्न फ्री, मूवी के साथ ये सब चीज फ्री, तो वो कंपोजिट सप्लाई बन जाएगी, और मेन सप्लाई तो सिनेमा की है, तो वही प्रिंसिपल सप्लाई मान लिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे आप पॉपकॉर्न ले रहे हो,
मूवी की टिकट अलग ली है, ये अलग लिया है, तो ये रेस्टोरेंट सर्विस वाला जीएसटी लगेगा इसमें। लेकिन अगर वो कंपोजिट बंडल किया गया रेस्टोरेंट के साथ खाना पीना, तो फिर वो सिनेमा सर्विस माना जाएगा पूरी सप्लाई को, क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगी और कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई सिनेमा मानी जाएगी। नेक्स्ट, तीसरी जो अमेंडमेंट है सप्लाई के चैप्टर में, एक सर्कुलर है, ये कह लीजिए कि अगर होल्डिंग कंपनी शेयर्स होल्ड करती है सब्सिडी के, तो क्या वो एक सर्विस दे रही है? अरे बेटा, होल्डिंग शेयर्स इन इटसेल्फ इज नॉट अ सर्विस। सर्विस में तो कुछ चीजें होनी चाहिए ना, खाली होल्ड ही तो कर रहे हैं। और फर्दर शेयर्स आर नॉट ट्रीटेड एज अ सर्विस। तो क्या लिखा है? वेदर होल्डिंग शेयर्स ऑफ अ सब्सिडी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी treated as supply or service and that the same will attract GST. It is clarified that securities are considered neither as goods neither as services. Further, securities include shares as per the definition. So guys, implies securities held by the holding company in subsidiary company are neither goods nor services. हाँ, वो बात छोड़ दीजिए कि उसकी सर्विस अकाउंटिंग कोड की एंट्री नंबर 997171 है। जैसे गुड्स का होता है ना हार्मोनाइज्ड सिस्टम और नॉमेनक्लेचर HSN, ऐसे सर्विसेज का SAC होता है। तो खाली SAC कोड लिखने से वो इन इटसेल्फ सर्विस नहीं हो जाती। देखो सर्विस कोड में क्या लिखा है? सर्विसेज बाय होल्डिंग कंपनीज। हाँ, सर्विसेज बाय होल्डिंग कंपनी, तो सर्विस कहाँ दे रहे? शेयर्स तो होल्ड कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ सर्विस। हाँ, कोई कंसल्टेंसी दे, समझ रहे हो, कोई कोई आप उनको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे दे अपनी सब्सिडी को, दैट इज अ सर्विस। समझ रहे? जैसे प्यार इन इटसेल्फ इज नॉट ट्रीटेड एज अ सर्विस, लेकिन उसके कुछ लेके आओ अपने चहेते के लिए, वो कुछ आपने उसके लिए काम किया। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अनलेस कोई टेंजिबल चीज, इंटेंजिबल टेंजिबल तो ना बोले, अनलेस कोई कॉन्क्रीट एक्टिविटी हो, तो खाली होल्डिंग द शेयर इन इटसेल्फ इज नॉट ट्रीटेड सर्विस, इवन दो सर्विस अकाउंटिंग कोड है उसका है। ठीक है, चलो जी, 3 अमेंडमेंट्स खत्म, बिल्कुल खत्म बेटा। पहली अमेंडमेंट कि पहले तो 3 एक्शनेबल क्लेम चार्जेबल टू जीएसटी थे, लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, अब 3 और डाल दिए, कैसीनो, हॉर्स रेसेस एंड ऑनलाइन मनी गेम्स। तीनों में याद रखना बेटा, सप्लायर भी इनके जीएसटी के लिए लायबल हो जाएंगे और रिसिप्ट बेसिस भी लायबिलिटी क्रिएट करेगा। तो इट इज लाइक ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। रेस्टोरेंट के अंदर आप खाना पीने जाते हो और मूवी देखते हो, साथ में मूवी देखने जाते हो, खाना पीना खाते हो, बल्कि ऐसे कह लो, उस केस में बेटा अलग अलग है। तो रेस्टोरेंट सर्विस खाने पीने को, मूवी को सिनेमा। लेकिन अगर बंडल कर दिया गया है तो फिर वो पूरा कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा, प्रिंसिपल सप्लाई सिनेमा माना जाएगा। और बेटा होल्डिंग अगर शेयर्स होल्ड कर रही है सब्सिडी के, तो ये नॉट ट्रीटेड एज अ, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई बिकॉज इन इटसेल्फ इट इज नॉट अ सर्विस। नेक्स्ट, चार्ज ऑफ जीएसटी। गाइस, चार्ज ऑफ जीएसटी में 9(3) आपको याद करना है। आरसीएम, आरसीएम के अंदर नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर सर्विसेज देता है अपने बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी को, तो बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी पे जीएसटी की लायबिलिटी आती है। लेकिन बेटा वो डायरेक्टर, नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर अपनी सर्विसेज दे, नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर वाली सर्विसेज, लेकिन वो मान लीजिए पर्सनल कैपेसिटी में एक सिंगर भी है, पर्सनल कैपेसिटी में डांसर भी है, और कंपनी का एनुअल डे है, और प्रोफेशनल है, वो रजिस्टर्ड बंदा भी है, इसीलिए काम भी करता है, तो बेटा उस पे वो जीएसटी एफसीएम पे लगाएगा, क्योंकि वहां पर वो नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर के ऐसे सर्विसेज नहीं दे रहा। तो वेन एवर non-employed director is giving services in his personal capacity, in that case obviously that will not be taxable under RCM, but that is a taxable service under FCM and subject to the other condition that the person who is supplying that dancing or singing is a registered person. तो वही लिखा है, tax on service supplied by director of a company or body corporate to the said company or body corporate is payable by the company or body corporate under RCM method. It is hereby clarified that service supplied by director of the company or body corporate to company or body corporate is private or personal capacity, such as service supplied by of renting or real property are not taxable under RCM, will be under FCM. अच्छा, एक अमेंडमेंट आई है जी, नोटिफाइड सर्विसेज ऑन RCM। और कौन कौन सी सर नोटिफाइड है? बेटा 21 सर्विसेज थी, उसके अंदर गवर्नमेंट की सर्विसेज आपको याद है? हाँ सर याद है, गवर्नमेंट की 2 सर्विसेज हैं RCM में। एक है गवर्नमेंट की सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दी जाए, एक्सेप्ट, सर याद आ रहा है, एक्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सेप्ट सर्विसेज टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल ऑन पोर्ट और एयरपोर्ट एंड पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विसेज। बस एक क्लैरिफिकेशन के रूप में मैं ये नहीं एक चीज डाली है कि भाई जो पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ अगर रेलवे मिनिस्ट्री भी कोई सर्विसेज देती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जिसको हम इंडियन रेलवेज कहते हैं, उस पर
ऑब्वियसली एफसीएम लगेगा। वो तो वैसे हम यहां डाल देते थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी कोई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कोई सर्विसेज दे, उस पर भी एफसीएम चलेगा। तो दोबारा से रिपीट करिए, गवर्नमेंट की सर्विसेज आरसीएम पे है अगर बिजनेस एंटिटी को दी जाए, एक्सेप्ट 3 सर्विसेज। कौन सी वाली? जहां पर एफसीएम लगेगा, ये वाली एफसीएम वाली है बेटा, एक्सेप्ट दिस। इसमें 3 वाली तो ये है एफसीएम, और चौथी वाली पे रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी पे आरसीएम है अलग वाला, वो अदर एंट्री में है। तो दोबारा से पढ़िए, दोबारा से, अगर गवर्नमेंट सर्विसेज देती है बिजनेस एंटिटी को तो आरसी, पोस्टल डिपार्टमेंट एफसीएम, सर्विस टू एयरक्राफ्ट और वेसल ऑन पोर्ट और एयरपोर्ट एफसीएम, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स और पैसेंजर एफसीएम। हम कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इंडियन रेलवे की इसी पॉइंट में डाल देते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने अलग से लिख दिया कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या इंडियन रेलवेज की सर्विसेज भी एफसीएम पे रहेंगी। हम पहले इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लेते थे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में, लेकिन अब क्लैरिफिकेशन के रूप में यहाँ डाल दिया है, ठीक है ना। अच्छा, रेंटिंग ऑन प्रॉपर्टी पे सचिन सर क्या है बेटा? उस पर आरसीएम है, लेकिन उसका आरसीएम अलग तरीके का है। सर अलग तरीके का है? अरे वहां पर आरसीएम जब लगता है रेंटिंग ऑन प्रॉपर्टी में, जब जब वो एक रजिस्टर्ड एंटिटी को दी जाए। तो नॉर्मल गवर्नमेंट की सर्विसेज वहां था बिजनेस एंटिटी, यहां पर वर्ड क्या हुआ है? रजिस्टर्ड एंटिटी। यहां पर भी एक्सक्लूड कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और इंडियन रेलवेज पे एफसीएम ही रहेगा। वो पहले हम उसको मान लेते थे, क्लैरिटी के लिए रूप में गवर्नमेंट ने डाला है। तो नेट सेल में क्या हुआ? गवर्नमेंट की सर्विसेज अगर पोस्टल डिपार्टमेंट की है एफसीएम, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स और पैसेंजर्स की है एफसीएम, एयरक्राफ्ट वेसल ऑन पोर्ट एयरपोर्ट एफसीएम, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की या इंडियन रेलवेज की एफसीएम। बाकी अगर रेंटिंग की सर्विसेज है आरसीएम है अगर रजिस्टर्ड को दी जाए, और अदर सर्विसेज आरसीएम है अगर बिजनेस एंटिटी को दी जाए। क्लियर? अच्छा, तीसरी अमेंडमेंट जो आपके आरसीएम में है, आपने पढ़ा होगा वो एग्रीगेटर वाली सर्विसेज। कौन सी सर्विस सचिन सर? एग्रीगेटर मॉडल, एग्रीगेट, वो 9(5) में है, जिसमें आपने क्या पढ़ा था? ओला उबर वाला मॉडल, ओला उबर वाला एग्रीगेटर मॉडल। दूसरा अर्बन कंपनी वाला, हाउस कीपिंग वाला मॉडल, अर्बन कंपनी। तीसरा आपने इसमें ओयो और होटल बुकिंग वाला मॉडल, स्विगी जोमैटो वाला मॉडल, स्विगी जोमैटो वाला मॉडल। ये 4 आपकी जो सर्विसेज हैं, ये इसकी आपकी किस में है? 9(5) में, जहां पर ईसीओ लायबल होता है। ठीक है, अंदर की उसमें बदलाव नहीं है। बदलाव उसमें छोटा सा ये है, ये जो ओला उबर वाला मॉडल है, इसमें पहले कैब्स भी आ जाती थी और बसेस भी आ जाती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो ओमनी बस का एग्रीगेटर मॉडल, जैसे रेड बस वाला कॉन्सेप्ट, उनको इस 9(5) के अंदर से हटाकर, इन 4 में से हटाकर एक नया आरसीएम डाला गया है। सो क्या लिखा है? न्यू आरसीएम। पहले तो ये, पहले पुराने में क्या चेंज किया? जो हम अभी तक पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मोटर मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल, यही वर्ड होती थी। अब यहां पर वर्ड डाल दिया बेटा मेरे, एक्सेप्ट ओमनी बस। तो ओमनी बस की अगर कोई एग्रीगेटर मॉडल है तो उसमें क्या कर दिया? अलग से कर दिया, एंट्री बना दी एक और। सो ओला उबर कैब्स वाली अलग कर दिया, और ओमनी बस वाला मॉडल, ओमनी बस वाला जो एग्रीगेट मॉडल, उसकी अलग सर्विस बना दी आरसीएम, जो पहले उसी में इंक्लूडेड था। जैसे पहले एक कमरा आपके, एक एक्स्ट्रा कमरा घर में बना हुआ था, बल्कि डिमोलिश करके अब आपने पूरा एक नया फ्लोर डाल दिया छत पे। उसी तरीके से बेटा मेरे प्यारे बच्चे, क्या लिखा है? न्यू आरसीएम सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस। ओमनी बस पे आरसीएम है तो सर उसी में इंक्लूड कर लेते। नहीं, फर्क क्या किया? वेयर पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ईसीओ इज अ कंपनी। तो यानी कि जो उसका सप्लायर ओमनी बस का, वो अगर कंपनी है तो उस केस के अंदर बेटा आरसीएम लागू नहीं होगा। तो सर ऐसे समझाओ तो थोड़ा सा लिखकर देखो बेटा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर की सर्विस थ्रू ईसीओ मॉडल, इसमें अदर देन ओमनी बस अलग कर दो। ओमनी बस इज अ बस, ओमनी बस
and through omnibus। इसमें तो बेटा आरसीएम मॉडल ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सप्लायर। सप्लायर छोटा है बड़ा है हमें मतलब नहीं है, आरसीएम मॉडल है, सप्लायर चाहे कोई भी हो। लेकिन इसमें अगर सप्लायर कंपनी है, सप्लायर ऑफ बस, जिसने अपनी बसें रेड बस ऐप के थ्रू चला रहा है, इस कंपनी, तो आरसीएम मॉडल नहीं लगेगा मुन्ना। सप्लायर अदर है तो आरसीएम मॉडल लगेगा, तो फिर यहां पर एफसीएम लगेगा। बस कंपनी पे, कंपनी है ना, बड़ी बड़ी कंपनी है भाई। जनरली क्या था, ओला उबर में जो भी अपनी सर्विसेज देते हैं वो ड्राइवर्स होते हैं जनरली, जिनके पास अपनी एक गाड़ी वाड़ी है। कोई कॉर्पोरेट हाउसेस तो जनरली उसमें होते नहीं है। ओला उबर के माध्यम से कोई भी बंदा दे रहा है 99%, ठीक है, क्योंकि वो बेचारा अपने आप ही मेहनत कर रहा है और काम कर रहा है। लेकिन थ्रू ओमनी बस तो वहां पर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस हो सकते हैं जो रेड बस ऐप के थ्रू अपनी बसें चलाते हैं। तो जब वो कंपनी है तो वो बर्थडे खुद ही है, खुद मैनेज कर लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ओमनी बस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेड बस ऐप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों डालनी। लेकिन सप्लायर अदर है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, तो फिर आरसी में लगेगा ईसीओ पे, दैट इज अ रेड बस ऐप। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब आरसीएम की भी कॉन्सेप्ट पूरा, अरे बस सर क्या फटाफट हो गया। सबसे पहली चीज एक सर्कुलर आया, वो तो क्लैरिटी पहले भी थी। अगर डायरेक्टर की हैसियत से वो नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर सर्विसेज ना दे तो एफसीएम ही रहेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। दूसरा, ये पता था ये बात भी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की सर्विसेज पे एफसीएम ही रहेगा। वो क्लैरिटी पहले हम इसमें डाल देते, ट्रांसपोर्टेशन है तो हम समझते थे कि वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही है, बट स्टिल अलग से लिखने से चीजें क्लियर हो जाती हैं। और तीसरी बात बेटा, मेरे जो ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर की सर्विस थी आरसीएम, उसमें ओमनी बस हटा दिया गया है। और ओमनी बस अगर कंपनी सप्लायर है थ्रू द रेड बस ऐप, एग्जांपल दे रहा हूं, तो एफसीएम, अदरवाइज आरसीएम आ गया। चलिए नेक्स्ट आता है जी प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, प्लेस ऑफ सप्लाई में ये बता दिया गया है कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। उससे ये पता चलता है ये इंट्रास्टेट सप्लाई है या इंटरस्टेट सप्लाई है, इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट। क्लियर है बात। इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट है, वो ये है कि दूसरी एक बंदा जो अनरजिस्टर्ड है, सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड, यानी कि आपने सप्लाई किसको करी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, खुद आता है और खुद खरीद के सामान को दूसरी स्टेट ले जाता है, जो अनरजिस्टर्ड है। जैसे दिल्ली में आपकी खाड़ी वॉली में दुकान है, यूपी से एक अंकल आए और वो अनरजिस्टर्ड है, खुद सामान खरीदा और फिर वो अपने आप उसको ट्रांसपोर्ट करके बाहर ले गए। अब बेटा इस केस में उसको इंट्रा स्टेट माने या इंटर स्टेट माने। देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स परचेज्ड ओवर द काउंटर इन वन स्टेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर स्टेट बाय द बायर। देखो जी सीधी सी बात है, बड़ा क्लैरिटी दी है। लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द सेट पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड फॉर द सेट सप्लाई। सप्लायर उसमें लोकेशन क्या लिखता है, अगर सप्लायर ने लोकेशन दिल्ली लिखी, दिल्ली के खाली वाले दुकान थी, यूपी से आए, लेकिन लोकेशन हमने उस पर्सन की दिल्ली लिखी, तो ये बेटा इंट्रा स्टेट ही माना जाएगा, दिल्ली की सप्लाई माना जाएगा। लेकिन लोकेशन, हाँ, हमने उसकी मेंशन ही नहीं करी। जो रजिस्टर्ड पर्सन आया, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन आया माल खरीदने, उसकी लोकेशन ही नहीं मेंशन करी हमने इनवॉइस में, फिर सप्लायर की लोकेशन ही मान ली जाएगी। तो सप्लायर की लोकेशन दिल्ली है ही, तो इंट्रा माना जाएगा। तो यानी कि दो केस में तो वो इंट्रा मानी जाएगी। एक, आपने दिल्ली ही लिखा, उसका एड्रेस क्या लिखा है ना, नॉट वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द सेट पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड फॉर द सेट सप्लाई। सर उसका पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, गली नंबर, दिस नहीं, खाली आप उसकी स्टेट मेंशन कर दो। वो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन खाली वाली की दुकान में खरीदने आया, यूपी से आया, अगर आपने उसकी स्टेट मेंशन करी है दिल्ली, तो वो लोकल सेल मानी जाएगी। कुछ नहीं मेंशन किया, लोकल सेल मानी जाएगी। अगर आपने उसका एड्रेस में यूपी लिखा, तो फिर वो इंटर स्टेट मानी जाएगी। सो रिकॉर्डिंग ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट इन द इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू बी रिकॉर्डिंग ऑफ द एड्रेस। ठीक है, दोबारा से देखो, समझो इस बात को। एक स्टेट से कोई बंदा माल लेने आया, अच्छा वो दिल्ली का ही है अनरजिस्टर्ड पर्सन, फिर तो बात ही खत्म हो गई।
अनरजिस्टर्ड पर्सन दिल्ली का ही है, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो लोकल सेल है ही। वो बाहर दूसरी स्टेट से लेने आया है माल और उसने अपना एड्रेस मेंशन किया है दिल्ली, एड्रेस का मतलब खाली स्टेट बता दे तो लोकल, खाड़ी बोले की दुकान है तो दिल्ली में। अच्छा वो कुछ नहीं बताता तो इस केस में जो सप्लायर की लोकेशन है वो ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, फिर भी लोकल। वो कहते हैं ना मेरा एड्रेस है लखनऊ, तो आप खाली यूपी लिख दो एज अ सप्लायर खाड़ी बोले की दुकान वाला, तो इसको हम इंटरसेट सप्लाई मानेंगे। तो एग्जैक्ट एड्रेस की जरूरत नहीं है, ओनली मेंशनिंग द स्टेट ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन इन द इनवॉइस विल बी अ सफिशिएंट एविडेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा, एडवर्टाइजिंग सेक्टर में कंपनी हूं, मैंने राजू ठेकेदार को बोला है कि भाई ये फलाना फलाना जगह बोर्ड लगाने हैं। अब वो राजू ठेकेदार क्या करता है बेटा, किराए पे यस जगह लेगा और फिर मेरी कंपनी का एडवर्टाइजिंग करेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी एडवर्टाइजिंग सेक्टर में, पढ़िए जरा। सो एडवर्टाइजिंग कंपनीज ऑफन इन्वॉल्व इन प्रोक्योरिंग स्पेस ऑन होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स इरेक्टेड एंड माउंटेड ऑन द बिल्डिंग लैंड इन डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स। तो राजू कॉन्ट्रैक्टर कुछ स्पेस लेगा ए जगह से, कुछ बी जगह से। तो गवर्नमेंट कहती है ये जो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं, जो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं जो वो बंदा क्या कहते हैं दे रहा है, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, पढ़िए दोबारा से। Advertising companies are often involved in procuring space on hoardings, billboards erected and mounted on buildings land in different states from various suppliers, vendors for providing advertising services to its corporate clients. वो राजू ठेकेदार की बात हो रही है। There may be variety of arrangements between the advertising company and the vendor as below. तो एडवर्टाइजिंग कंपनी मान लो रिलायंस है, उन्होंने हायर किया है राजू ठेकेदार को, राजू ठेकेदार, ठीक है ना। अब देखना issue number 1, there may be a case where there is a supply, sale of space or sale of rights to use the space on the hoarding belonging to the vendor to the client। भाई ये स्पेस हमारा अपना ही है, अच्छा ये स्पेस हमारा अपना है राजू कॉन्ट्रैक्टर का, उसने अरे उसको तो देना ही होता है ना, वो स्पेस ले लेते हैं। बट विल द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वेंडर टू द एडवर्टाइजिंग कंपनी सच अ केस। तो गाइस जो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं वो ऐड करवा रहे हैं, हाँ खुद करवा रहे हैं डायरेक्टली या किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को उन्होंने हायर किया, किसके थ्रू, राजू कॉन्ट्रैक्टर जिसकी अपनी जगह है। तो राजू कॉन्ट्रैक्टर जो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दे रहा है, समझिए मेरी बात, राजू कॉन्ट्रैक्टर जो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दे रहा है डायरेक्टली रिलायंस को दे रहा है या रिलायंस वालों ने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया, तो वो इमोरल प्रॉपर्टी पे तो है एडवर्टाइजिंग, तो वो लोकेशन ऑफ द इमोरल प्रॉपर्टी will be deemed to be the place of supply. The hoarding structure erected on land should be considered as immovable property, immovable structure, and place of supply shall be governed by section 12(3)(a), that is location where immovable property is situated. तो कहानी समझ लीजिए, रिलायंस वाले डायरेक्टली राजू कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें या एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करें तो सिद्धार्थ कम हो जाती है। राजू कॉन्ट्रैक्टर है, स्पेस देता है बिल बोर्ड्स के लिए, होर्डिंग के लिए, जगह उसकी अपनी है, तो उसकी सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जहां पर उसकी वो इमोरल प्रॉपर्टी है, जहां रिलायंस रजिस्टर्ड है वो नहीं, जहां एडवर्टाइजिंग कंपनी रजिस्टर्ड है वो नहीं, जहां उसने वो सर्विस दी है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर उसकी अपनी स्पेस नहीं है, उसने भी आगे किराए से राजू कॉन्ट्रैक्टर ने या लीज पे उठाई है, उस केस में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई 12(3) में कवर्ड नहीं होगा। फिर उस केस में गाइस 12(2) जो आपका रेजिडुअल केस होता है, रेजिडुअल केस होता है, वहां लागू होगा कि अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, हाँ तो प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, फिर यहाँ पर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्लेस माना जाएगा, या फिर अगर जिसको दिया वो अनरजिस्टर्ड है तो सप्लायर की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाती है। तो इस केस में 12(2) में क्या लिखा है, टू रजिस्टर्ड पर्सन को दो तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ही माना जाता है, टू अनरजिस्टर्ड को दो यस तो लोकेशन ऑफ सप्लायर पीओएस वही मान लिया जाता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो दोबारा से रिपीट कर दूं बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट हो गया, इनमें से जो सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट हो गया, दो चेंजेस। एक बेटा, अगर दूसरी स्टेट से कोई बंदा अनरजिस्टर्ड वाला खरीदने आता है माल दिल्ली की खाली बॉली में, उसने अपनी स्टेट मेंशन नहीं करवाई,
तो बेटा खाड़ी वाली वाले के लिए लोकल सेल मानी जाएगी। उसने दिल्ली मेंशन करवाई, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं चाहिए, पतली गली मोटी गली, दिल्ली मेंशन करवाई, लोकल सेल मानी जाएगी खाड़ी वाली के लिए, सप्लायर के लिए। उसने यूपी बोला तो इंटरस्टेट मानी जाएगी। एडवर्टाइजिंग सेक्टर, रिलायंस वाले खुद या एडवर्टाइजिंग एजेंसी के माध्यम से किसी वेंडर को, कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें, तो वो कॉन्ट्रैक्टर की अपनी जगह है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह ही मानी जाएगी। और बाहर से लेकर लिया है जगह वगैरह, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर के लिए, वेंडर के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। किसको वो दे रहा है, अगर वो रिलायंस को दे रहा है या एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दे रहा है, वो रजिस्टर्ड है तो प्लेस वेयर द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो उसकी खुद की जगह जहां पर वो रजिस्टर्ड है वही जगह मान ली जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो अब आ जाइए एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट कुछ जो अब हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हम अब दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज की सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, बदले में पैसा तो लेंगे, तो उस पैसे पे भी जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम दिस। अरे बेटा ये तीनों की जो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज हैं जब हम दूसरों को देते हैं, वो सर्विसेज तो इंडिया में ही है ना लिटरली। सो इस केस में वट एवर इसरो विल चार्ज, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन इसरो से ही, इसरो की ही ये कंपनीज हैं जहाँ पर इसरो का कहीं ना कहीं कंट्रोल है इनके ऊपर, और नई नई कंपनीज इसलिए भी बनाई जाती हैं अलग अलग काम के लिए। तो इसरो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज दे, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन सारी सरकारी कंपनीज हैं और सरकारी एसोसिएशन हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी अगर सर्विसेज देती है सैटेलाइट की, तो दैट सर्विसेज विल बी एग्जेम्प्ट, नो जीएसटी। अच्छा, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी, सरकारी अथॉरिटी को जैसे गवर्नमेंट आउटसोर्स कर देती है कोई चीज, उसी प्रकार से वाटर सप्लाई की सर्विसेज कोई प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे रहा है। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कन्वर्जेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन। तो मान लीजिए कोई एजेंसी है और सर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ये सर्विसेज दे रही है, इनके चार्ज पे भी जीएसटी लागू नहीं होगा। अब हर जगह जितनी भी एग्जेम्पशन हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट की, वहां पर हमेशा याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को एफसीएम पे रखा गया है बस। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जब एफसीएम पे है तो याद रखना यहाँ पर बिजनेस एंटिटी को, अच्छा जो सर्विसेज एफसीएम पे होती हैं वो चाहे रजिस्टर्ड को दी जाए अनरजिस्टर्ड को दी जाए, 5,000 से नीचे हो, क्योंकि हमने पढ़ा था गवर्नमेंट की जो आरसीएम की सर्विसेज हैं वो जब टैक्सेबल होती हैं जब वो बिजनेस एंटिटी को दी जाए। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की सर्विसेज हैं वो बिजनेस एंटिटी को दी जाए, सुन लो मेरी बात, या नॉन बिजनेस को दी जाए। एफसीएम की सर्विस तो टैक्सेबल रहेंगी, तो यही क्लैरिफिकेशन के रूप में यहाँ पर लिखा गया है बिजनेस। अच्छा 5,000 तक हो, क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विसेज 5,000 तक एग्जेम्प्ट होती है आरसीएम पे, यहाँ पर 5,000 से ज्यादा हो मतलब नहीं है, ठीक है। रजिस्टर्ड को दी जाए अनरजिस्टर्ड को दी जाए, तीनों जगह ही एफसीएम चलेगा। एफसीएम में ये चीजें नहीं देखी जाती, आरसीएम में एक्सेप्शंस है ना, तो हर जगह जहां पर भी एग्जेम्पशंस हैं वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो एफसीएम पे है। तो हमने दोबारा से रिपीट क्या करेंगे, आरसीएम में हमने पढ़ा था अगर बिजनेस एंटिटी को दी जाए तो आरसीएम लगता है, अगर नॉन बिजनेस को दी जाए आरसीएम नहीं लगता। बिजनेस एंटिटी को दी जाए, लास्ट ईयर उसकी टर्नओवर अनरजिस्टर्ड लेवल वाली है, 10, 20, 40 तक ही है, यानी कि लास्ट ईयर वो अनरजिस्टर्ड है, तो फिर उसमें भी आरसीएम नहीं लगता। या 5,000 तक दी जाए एफसीएम, आरसीएम लागू नहीं होता। लेकिन जब आरसीएम है ही नहीं इनके ऊपर इंडियन रेलवेज पे, तो ये सारी जो एग्जेम्पशंस हैं ये लागू नहीं होंगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे। बात समझ आ गई? तो रेलवे की टिकट मान लो बिजनेस एंटिटी को दी जाए, नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जाए, 5,000 तक दी जाए, 5,000 से ऊपर दी जाए, रजिस्टर्ड एंटिटी दी जाए, अनरजिस्टर्ड को दी जाए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एफसीएम लागू रहेगा। तो ये बात पहले भी थी, मैंने कहा अब क्लैरिफिकेशन के रूप में यहाँ पर मेंशन की गई। चलिए नेक्स्ट बेटा हो गया जी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की। बेटा ई इनवॉइसिंग की जो लिमिट्स हैं, पहले 500 करोड़ होती थी इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अब वो घटा घटा के 1/8/2023 से पहले तो 10 करोड़ की थी इनवॉइसिंग की लिमिट, अब कर दी गई है 5 करोड़ की। सो ई इनवॉइसिंग हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस। हाँ, ई इनवॉइसिंग B2B सप्लाईज के लिए होता है with aggregate turnover in the preceding financial year, any preceding financial year from 17-18 onwards is greater than 5 crores।
तो लिमिट हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 10 करोड़ टू 5 करोड़। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ई इनवॉइसिंग। क्या एप्लीकेबल होगी अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को? गाइस ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट B2B सप्लाईज में है। वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होती है सेक्शन 24 के अंतर्गत। सर्कुलर में ये क्लैरिफाई किया गया है अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन B2B सेल करता है, सप्लाई करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, PSC को, गवर्नमेंट एजेंसी को, जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 51 के अंतर्गत फॉर डिडक्टिंग TDS, तो उस पर भी उस रजिस्टर्ड पर्सन को ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। तो इट इज क्लैरिफाइड दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एस्टैब्लिशमेंट्स आर लायबल फॉर डिडक्शन ऑफ TDS अंडर 51, उनकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होती है। इसलिए जो रजिस्टर्ड पर्सन है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसकी टर्नओवर एक्सीड प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड दैट इज 5 करोड़, तो उनको ई इनवॉइसिंग जनरेट करना पड़ेगा अगर वो गवर्नमेंट को भी सप्लाईज करती हैं तो ये बात याद रखना। तो ई इनवॉइसिंग की बात आपको क्या याद रखनी है? अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी अब टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, ये लिमिट कब से की गई है? 1 अगस्त। हाँ, उससे पहले जो लिमिट थी मेरे प्यारे बच्चों वो 10 करोड़ की थी। अगर वो गवर्नमेंट को सप्लाईज करता है ई इनवॉइसिंग चाहिए। और तीसरी बात, आपको याद है कि जब इनवॉइस इशू किया जाता है बाय रजिस्टर्ड सप्लायर और वो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करे, तो इनवॉइस में जो टैक्स इनवॉइस होता है, नाम खरीदार का जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसका एड्रेस, उसका GSTN नंबर, UIN नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होता है। और अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की जाए और वो सप्लाई अगर मिनिमम 50,000 की है तो रिसिपेंट का नेम, 5 चीजें होती हैं, नेम, एड्रेस, प्लेस ऑफ डिलीवरी, स्टेट और पिन कोड। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड को दिया जाए बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, एग्जांपल है 50,000 से नीचे, तो उस केस में भी 5 चीजें चाहिए जब रिसिपेंट बोले ये बिल पे होनी चाहिए। तो दोबारा समझाओ सचिन सर, अगर रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू करे एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो नेम, एड्रेस, GSTN नंबर, UIN नंबर। अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो ऑब्वियसली उसमें उसका GSTN नंबर ये सब होगा नहीं, तो 5 चीजें होनी चाहिए। अगर मिनिमम 50 का सप्लाई है, 50 से नीचे की है, तो ये 5 चीजों की आवश्यकता जब ही होगी जब रेसिपेंट बोले बिल पे मेंशन करो। अच्छा, प्रोवाइजो ऑलरेडी इस रूल 46 का क्या कहता था कि अगर सप्लाई कर रहा है ECO, यस, या ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस सर्विसेज, OIDAR जैसे क्लाउड सर्विसेज हो गई वो वाली, या आपकी कोई मूवी की सर्विसेज हो गई, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस सर्विसेज है, या ECO की सर्विसेज अनरजिस्टर्ड को दी जाए, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाए, 50 से नीचे, फिर भी उसमें ये चीजें लिखनी पड़ती थी, नेम, एड्रेस अनरजिस्टर्ड पर्सन का अलॉन्ग विद द पिन कोड एंड नेम ऑफ द स्टेट। तो 50 से नीचे तो वॉलंटरी था, लेकिन 2 सर्विसेज के केस में ये मैंडेटरी था। ECO की सर्विसेज अनरजिस्टर्ड को दी जा रही है या OIDAR सर्विसेज अनरजिस्टर्ड को दी जा रही है। अब अमेंडमेंट ये आ गई है कि OIDAR वाले अनरजिस्टर्ड को दें, या मेरे प्यारे बच्चों ECO वाले अनरजिस्टर्ड को दें, या ऑनलाइन मनी गेमिंग्स भी। तो 3 सर्विसेज अनरजिस्टर्ड को दी जा रही हैं, तो उस केस में स्टेट मेंशन कर दो अनरजिस्टर्ड की मोर देन सफिशिएंट, चाहे वो 50 से नीचे है या 50 से ऊपर है। तो 3 सर्विसेज कौन? ECO प्रोवाइडर्स, OIDAR प्रोवाइडर्स और ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन लेस देन 50, मोर देन 50, अनरजिस्टर्ड पर्सन की स्टेट मेंशन कर दो। तो दोबारा रिकैप करो, रूल 46 में बताया जाता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स इनवॉइस इशू करो तो और जो चीजें चाहिए वो तो चाहिए, साथ में नेम, एड्रेस, GSTN नंबर रजिस्टर्ड पर्सन का। अनरजिस्टर्ड को दी जाए तो 50 की मिनिमम है तो 5 चीजें, 50 से कम ये 5 चीजें वॉलंटरी है। पहले लॉ ये कहता था ECO सर्विसेज दे रहा है या OIDAR सर्विसेज दे रहा है अनरजिस्टर्ड को, तो 50 से नीचे भी ये चीजें मेंशन करनी पड़ती थी।
अब ऑनलाइन मनी गेमिंग भी टैक्सेबल हो गया है, तो ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विसेज हो, ओआईडीआर की सर्विसेज हो, ईसीओ की सर्विसेज हो, अनरजिस्टर्ड हो, तो जो मैंडेटरी था 5 चीजें अब खाली अनरजिस्टर्ड की स्टेट मेंशन कर दो, मोर देन सफिशिएंट। 50 से नीचे की सर्विस हो या 50 से ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया जी। तो इसमें बेटा 3 अमेंडमेंट्स देख लीजिए। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ई इनवॉइसिंग रिड्यूस फ्रॉम 10 करोड़ टू 5 करोड़ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी अगर आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, B2B कॉन्सेप्ट है, वो रजिस्टर्ड होते हैं सेक्शन 51 के अंतर्गत, ई इनवॉइसिंग आपको इशू करना पड़ेगा उनके लिए भी। और तीसरा OIDAR ऑनलाइन मनी गेमिंग ECO अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं, तो स्टेट मेंशन कर दीजिए रिसिपिएंट की, मोर देन 50 से नीचे 50 से ऊपर, बाकी सबके लिए ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लागू रहेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको सेक्शन 50 याद होगा। सेक्शन 50 में 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है अगर आप जीएसटी डिले जमा करवाओ या जीएसटी जमा करवाने में डिले हो जाए, या रॉन्ग अवेलमेंट एंड क्रेडिट, अगर आपने जीएसटी का रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जहां पर अमेंडमेंट है पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में सेक्शन 50 याद करिए। सेक्शन 50 कहता है अगर आप जीएसटी जमा करवाने में डिले करते हैं तो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे लगाया जाएगा, और अगर रॉन्ग क्रेडिट अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है वहां पर भी आपको 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक आप उस जीएसटी को रिवर्स नहीं करते। क्लियर है बात? अच्छा, जब रॉन्ग अवेल्ड करते हो या उसको एंड यूटिलाइज करते हो, रूल 88B लागू होता है। और रूल 88B क्या कहता है, पढ़िए जरा। इन केस वेयर इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed and utilized in accordance with subsection 53, the interest shall be calculated on the amount of input tax credit wrongly availed and utilized। जितना आपने आईटीसी गलत लिया उतने पे लगेगा। कहां से लगेगा? पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच wrongly availed input tax credit, जिस दिन आपने उसको क्लेम किया, टिल एंड यूटिलाइज किया, टिल द डेट ऑफ रिवर्सल, जब तक आप रिवर्स नहीं कर देते। बात समझ आई? तो अगर आपने रॉन्ग इनपुट टैक्स अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है, तो जिस दिन आपने उसको अवेल और यूटिलाइज किया, जब तक उसको रिवर्स नहीं कर देते। लेकिन एक छोटी सी बात रूल 88B में याद रखनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड शैल बी कंस्ट्रूड टू हैव बीन यूटिलाइज्ड। अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड है, हम ये मान लेंगे यूटिलाइज कर लिया, व्हेन द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड। लॉजिकली बात समझिएगा। इसके लिए एक क्वेश्चन मैंने तैयार किया, देखिए जरा। 1/11/2023 मिस्टर वाई के पास टोटल आईटीसी है 1 लाख का, आउट ऑफ इट 40,000 का इज रॉन्गली अवेल्ड। 1 लाख का आईटीसी है, 40,000 रॉन्गली अवेल्ड है। While filing GSTR 3B for the month of October on 15 November 23, उसने 70,000 यूटिलाइज किया है, तो उसके पास बैलेंस अभी 30,000 है, जिसमें 1 लाख में 40,000 का रॉन्ग क्रेडिट था। 7/12/2023 को ही रियलाइज्ड ही रॉन्गली अवेल्ड एंड ब्लॉक्ड, ही रॉन्गली अवेल्ड द ब्लॉक्ड क्रेडिट ऑफ 40,000। उसको पता चला कि वो जो 40,000 है वो 7/12 को पता चला कि रॉन्गली है, एंड नाउ वांट्स टू रिवर्स इट। द इंटरेस्ट पेबल बाय मिस्टर वाई वुड बी चार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ हिज बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आफ्टर फाइलिंग GSTR 3B of ₹30,000 falling short of wrongly availed ITC of 40,000, that is 10,000। सीधी सी बात है, दोबारा से लंबी कहानी को छोटा करें। अगर आपने जीएसटी का रॉन्ग क्रेडिट अवेल्ड और यूटिलाइज किया है, जिस दिन आपने अवेल्ड और यूटिलाइज किया, वहां से लेकर जब तक आप रिवर्स नहीं कर देते, आपको उस पर ब्याज लगेगा। लेकिन सर हमारे पास तो जीएसटी का जो आईटीसी बैलेंस है, जो आप रॉन्ग कह रहे हो, उससे ज्यादा अमाउंट पड़ा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पैसा था ही। लेकिन अगर आपका आईटीसी बैलेंस कम है और आपने क्लेम ज्यादा किया है, तो जो डिफरेंस है उस पर ब्याज लगेगा। तो यहां पर देखिए आईटीसी बैलेंस 1 लाख का है, 40,000 रॉन्ग है,
ठीक है ना, और आपने यूटिलाइज कितना किया है 70,000। तो आपके ये मान लीजिए 70 में अभी 30 तो बैलेंस पड़ा ही है ना गवर्नमेंट के पास, तो रॉन्ग यूटिलाइजेशन 10 का ही तो माना जाएगा, क्योंकि आपके पास जिस दिन आपने यूटिलाइज किया क्रेडिट बैलेंस 1 लाख का है, रॉन्ग उसमें 40 है, लेकिन आपने 70 ही यूटिलाइज किया, 30 तो पड़ा ही है गवर्नमेंट के पास, तो रॉन्ग यूटिलाइजेशन 40 नहीं है 10 है। तो इसलिए 10,000 पे ब्याज लगेगा, 18% के हिसाब से लगेगा। और वो कहां से लगेगा? हाँ, जिस दिन यूटिलाइज किया उसके लिए भी रूल 88B में देखो डेट दी हुई है, देखना बेटा। The date of utilization of such input tax credit shall be taken to be the date on which a return is due to be furnished under section 39 or the actual date of filing the said return, whichever is earlier। अगर मेरे प्यारे बच्चों जिस दिन आपको अपनी रिटर्न सेक्शन 39 में फाइल करनी थी बाय द नेक्स्ट मंथ 20th, हाँ sometimes it's 22 24 also in case of persons in the QRMP स्कीम, है ना, वैसे तो नॉर्मल 20 तारीख होती है, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द सेट रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब जरा देखिए, तो यूटिलाइजेशन की डेट कौन सी मानी जाएगी? जब उसने, सुनो मेरी बात, ऊपर वाली GSTR 3 रिटर्न फाइल करी 15 तारीख को, हाँ जब उसने वो अक्टूबर वाला क्रेडिट था ना उसकी रिटर्न नवंबर में फाइल करी, बात समझ आ गई? तो यहां पर हमें इंटरेस्ट लगाना है मेरे प्यारे बच्चों 15/11 से, जब हम मानेंगे उसने यूटिलाइज किया। कब तक बेटा? हमने माने उसको रिवर्स कर दिया 7 को, तो 7 दिसंबर तक ब्याज लगाना है। तो 10,000 पे 22 दिनों का 365 दिन, लीप ईयर कैलकुलेशन इग्नोर, इंटू 18%। अब मान लीजिए आपका ITC बैलेंस 1 लाख की जगह यहां पर 1.5 लाख था, तो फिर रॉन्ग क्रेडिट में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने रॉन्ग ले भी लिया 40,000, गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी पड़ा है ना बेटा 80,000, 1.5 लाख का बैलेंस है, 70 यूटिलाइज किया, 80 तो फिर भी पड़ा है, तो ब्याज ही लगेगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब अमेंडमेंट क्या है? अब आपका ITC बैलेंस का क्या मतलब है? जैसे अगर आपको, मेरी बात सुनो, जैसे आपको IGST जमा करवाना है, जैसे आपको IGST जमा करवाना है, आइए जरा अभी मैं दिखाता हूं। अब जैसे आपको IGST जमा करवाना है, शॉर्ट आपने रॉन्ग IGST का क्रेडिट लिया है, तो क्रेडिट बैलेंस किसका देखा जाएगा? IGST का? नहीं बेटा, CGST का भी और SGST का भी, ठीक है, क्योंकि बैलेंस क्रेडिट का देखना है, तो भाई CG का क्रेडिट भी तो IG से मिलता है, SG का क्रेडिट भी IG से मिलता है, तो इसलिए जब रॉन्ग यूटिलाइजेशन आ रहा है IGST का, तो IGST का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस देखना है, कंपैरिजन के लिए कितना रॉन्ग यूटिलाइज्ड है, CGST और SGST भी डालना है। GST कंपनसेशन सेस का क्रेडिट नहीं देखना है, यही बात की गई है। तो दोबारा से रिपीट कर दो पूरे कॉन्सेप्ट को। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं सेक्शन 50 के अंतर्गत, सेक्शन 50 के अंतर्गत बेटा ब्याज 18% है जेन्युइन डिले के केस में, जहां पर आपका डिले हो जाए, और 18% का ब्याज है रॉन्ग अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। रॉन्ग अवेल्ड यूटिलाइज कब माना जाएगा? एज पर रूल 88B बेटे प्यारे बच्चों माना जाएगा जिस दिन डेट ऑन विच रिटर्न इज ड्यू टू बी फंडेड अंडर 39 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द सेड रिटर्न इज अर्लियर। उस दिन माना जाएगा जिस दिन आपको रिटर्न भरनी थी और आपने भर दी, उस दिन यूटिलाइज माना गया है। तो यहां पर बेटा मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के अंदर आपका ITC था नवंबर के अंदर 1 लाख का, 40,000 रॉन्ग अवेल्ड है, और आपने अक्टूबर की जो रिटर्न फाइल करनी है वो 15 नवंबर को फाइल करी है, तो आपने रिटर्न फाइल करी है 15 नवंबर को, तो हमने माना यूटिलाइज 15 नवंबर को किया है आपने। ठीक है मेरी बात? क्लियर है बात? अब आपने जब रिवर्स किया वहां तक का ब्याज लगेगा, लेकिन जब ये बैलेंस देखा जा रहा है 1 लाख वाला, ये बैलेंस में हम IG का अगर अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, IG का बैलेंस भी डालेंगे, CG का भी डालेंगे, SG का भी डालेंगे। तो इस 1 लाख में मान लो CGST 60 होता, 30,000 हमारा SGST होता, 10,000 IGST, सबका कंबाइंड अमाउंट कंपेयर करेंगे ये पता लगाने के लिए कि आपका बैलेंस अनयूटिलाइज्ड अमाउंट से कम है या नहीं। क्लियर मेरी बात? ये क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रजिस्ट्रेशन का। GST में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको याद हो आपको आधार अपना नंबर देना है, और अगर आधार नंबर नहीं देते हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव मींस ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिजिकल वेरिफिकेशन।
लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या जो एप्लीकेंट है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, उसको भी फिजिकली मौजूद होना चाहिए जब गवर्नमेंट के अफसर आके चेक करेंगे कि यहाँ पर जनरली काम होता नहीं होता। अब फिजिकल प्रेजेंस, यस, फिजिकल प्रेजेंस एप्लीकेंट की होने की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखिएगा, जो लोग आधार ऑथेंटिकेट कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तो उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है उनके प्रेमिसेस की। फिजिकल वेरिफिकेशन में फिजिकल प्रेजेंस होने की अब आवश्यकता नहीं है, उनका अफसर, उनका कोई ऑफिसर हो एप्लीकेंट का, उसका कोई मैनेजर हो, चलेगा। तो प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये बात को याद रखना है बस। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये रूल 25 प्रोवाइजो 9(1) अमेंडेड एंड रूल 25 सब्स्टिट्यूट, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होती है। जो जब नहीं दे सकते बैंक अकाउंट डिटेल्स, 45 दिन में भी दे सकते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अब वो टाइम लिमिट घटा के 30 दिन कर दी गई है। यस माय डियर फ्रेंड्स, और बिफोर यू फर्निश आउटवर्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 37 विच एवर इज अर्लियर। पढ़िए जरा, while filing the application for registration, a person is required to furnish the details of his bank account. बिल्कुल सही। Rule 10A provides that details of the bank account can be provided soon after obtaining certificate of registration. बाद में भी दे सकते हो, but not later than 45 days from the grant of registration or due date of return under section 39 GSTR 3B, whichever is earlier. The time limit has now been amended. Under Rule 10A provides registered person except TDS, deductor and collector after obtaining certificate of registration and a GSTN is allowed to furnish information with respect to details of the bank account on the common portal within 30 days from the date of grant of registration or furnishing the outward return under section 37 जो आपकी अगले महीने की 11 तारीख तक जाती है, इनफॉर्म GSTR 1 और इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी जो 13 तारीख तक होती है, विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर टाइम लिमिट 45 डेज थी, नाउ 45 डेज और GSTR 3B की रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, लेकिन अब कर दी गई है 30 डेज और GSTR 1 रिटर्न और इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी विच एवर इज अर्लियर। अच्छा जी, अगर आपने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं ऐड करवाई तो ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, सिस्टम ही ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। तो यहां पर एक लाइन डाली है रूल 21A सब रूल 2A के अंदर, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल 10A, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल 10A। तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल 10A करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा जी, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है किसी कारणवश, जिसमें एक 10A तो एक पार्ट है, बाकी बहुत सारे रीजंस हैं, आप रिवोक करवा सकते थे। याद करिए जी, टाइम लिमिट थी 30 डेज में और ACDC से अप्रूवल ले लो 30 डेज में या JC से अप्रूवल ले लो 30 डेज में, मैक्सिमम 90 डेज के अंदर आप करवा सकते थे, है ना। अब जरा क्या कर दिया है जरा देखिए, और ओरिजिनल टाइम लिमिट थी 30 प्लस 30 प्लस 30, नाउ टाइम लिमिट क्या कर दी गई है वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए जी, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द सर्विस ऑफ कैंसिलेशन। तो जिस दिन आपके पास कैंसिलेशन का ऑर्डर आया उससे 90 दिन, और 90 दिन को फर्दर 180 दिन आप और एक्सटेंड करवा सकते हो एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के अप्रूवल लेके। जो पहले थी 30 डेज नॉर्मल टाइम लिमिट, वो 30 डेज को तो कर दिया गया 90 डेज। उसके बाद एक्सटेंशन थी 30 प्लस 30, जो मैक्सिमम 60 डेज मिलती थी उसको बढ़ा के कर दिया गया है 180 डेज। वो था ACDC 30, जॉइंट कमिश्नर 30, अब कर दिया गया है असिस्टेंट कमिश्नर और JC की अप्रूवल के साथ। तो रिवोक हो जाता है, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। आप किसी कारणवश काम में फंसे हुए थे, एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाए, ये जब भी रीजन दिया गया है, सेवरल टैक्स पेयर्स कुड नॉट फाइल देयर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन बिकॉज ऑफ द वर्क, और स्पेशली छोटे जो लघु उद्योग है उनका बहुत सारा काम होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा चिंता ना करें, अगर कैंसिल कर दिया जाता है तो अब पहले 30 प्लस 30 प्लस 30 था, 30 ऑर्डिनरी, 30 एक्स्ट्रा और 30 एक्स्ट्रा और, लेकिन अब नॉर्मली हम आपको 90 दिन दे रहे हैं, उसमें भी नहीं कर पाते तो आप AC और JC के अप्रूवल लेकर 180 दिन और आगे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट याद करो बेटा मेरे प्यारे बच्चों,
ईसीओ के माध्यम से, अगर आपको याद आ जाए, अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हैं, ईसीओ के माध्यम से सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं था। हाँ सर, याद आ रहा है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं था। सेक्शन 24 की बात कर रहे हो? हाँ जी, सेक्शन 24 की बात कर रहे हैं, जहां पर लिखा था अगर आप गुड्स या सर्विसेज में तो एग्जेम्पशन है, यानी कि गुड्स वाले ईसीओ के माध्यम से अगर सप्लाई करते हैं, जहां ईसीओ 52 में टीसीएस काटता है, वहां पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि भाई आपको भी जैसे सर्विसेज वालों को छूट मिलती है, आपको भी छूट मिलेगी, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अब लॉ में क्या आया है, आइए जरा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023, person making supply of goods through ECO who is required to collect TCS under section 52 and having aggregate turnover not exceeding the threshold limit, goods की threshold limit 10 भी है, 20 भी है, 40 की है, are exempted from obtaining registration। तो सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था गुड्स सप्लायर का, जो ईसीओ से गुड्स देते थे। सर्विस वालों को छूट मिलती थी, यस, 10 और 20 लाख। अब गुड्स वालों को भी छूट दे दी गई है, क्योंकि यार बहुत स्मॉल स्केल सेक्टर है जो फ्लिपकार्ट, अमेजन के थ्रू गुड्स बेचते हैं, बेचारों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता था। बोलते हमने क्या गुनाह कर दिया, ईसीओ के माध्यम से बेच रहे, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन दुकान में बेचते तो आप हमें 10, 20, 40 की लिमिट देते। तो 10, 20, 40 की लिमिट देना कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया क्या हम, या बहुत बड़ा लग्जरी हो गया हमारे लिए? तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, तो जो छोटे विक्रेता हैं, अगर वो अपने 10, 20, 40 तक की लिमिट है, ईसीओ के माध्यम से गुड्स दे भी रहे हैं, उनका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अच्छा, कंडीशंस क्या हैं ये, सच पर्सन शैल नॉट मेक इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करोगे, यानी कि सेम स्टेट में जिसमें आप रजिस्टर्ड हो वहां ही सप्लाई करनी, ईसीओ के माध्यम से भी। ईसीओ को भी ये देखना पड़ेगा इंटरस्टेट सप्लाई ना करें। सच पर्सन शैल नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स और ईसीओ इन मोर देन वन स्टेट, सच पर्सन शैल नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ इन मोर देन वन स्टेट, शैल नॉट मेक इंटरस्टेट सप्लाई। अच्छा, आप अपने आप भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करोगे और ईसीओ के माध्यम से भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करोगे, ये बात याद रखना। और आपके पास पैन नंबर होना चाहिए इनकम टैक्स वाला। एंड पर्सन बिफोर मेकिंग ए सप्लाई थ्रू ईसीओ डिक्लेयर ऑन द कॉम, ऑनलाइन पोर्टल पे अपना पैन नंबर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एड्रेस डिस्क्लोज करना पड़ेगा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां पर भी आपको ये लेना है बेनिफिट वो बताना पड़ेगा। एंड सच पर्सन शैल बी ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर, कॉमन पोर्टल पे, जीएसटी के पोर्टल पे आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, और आपको एक एनरोलमेंट नंबर से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेगा एक स्टेट में। सच पर्सन शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वन एनरोलमेंट नंबर इन अ स्टेट, तो एक स्टेट में एक एनरोलमेंट नंबर। एंड नो सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी मेड बाय सच पर्सन थ्रू ईसीओ अनलेस सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एनरोलमेंट नंबर, तो जब तक एनरोलमेंट नंबर नहीं होगा ईसीओ की सप्लाई कमेंस नहीं कर सकते। एंड वेयर सच पर्सन सब्सिक्वेंटली ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25 इन, अब नॉर्मल रजिस्टर्ड हो गए तो एनरोलमेंट नंबर खत्म हो जाएगा। और फिर बेटा ईसीओ के ऊपर भी कंप्लायंसेस आ गई हैं कि आपको भी मेंशन, आपको भी ये ध्यान देना है ऐसे लोग की सप्लाई इंटरस्टेट में ना करें। तो मेरे लिए भी एज अ स्मॉल लघु सप्लायर थ्रू ईसीओ ये रिक्वायरमेंट्स है। ईसीओ को क्या देखना है, ईसीओ शैल अलाउ द सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इट but the said person only if enrollment number has been allotted, तो enrollment number वो देंगे, उसके बाद ही कमेंस करना उनका काम। ECO shall not allow interstate supply of goods by the said person, उस पर्सन की इंटरस्टेट सप्लाई आप नहीं करेंगे, बिल्कुल सही। तीसरी बात, ECO shall not collect TDS in respect, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड ही है, तो TCS पहले तो क्या था, बेचारा मैंडेटरी रजिस्टर्ड हो जाता था, उसका TCS भी कटता था बाद ECO, अब ECO TCS नहीं डिडक्ट करेगी। ECO shall furnish the details of supply made through it by said person in the state, GSTR 8 जो रिटर्न है उसमें ECO मेंशन करेगी इतने अनरजिस्टर्ड पर्सन इनकी सप्लाईज ये हैं, तो गवर्नमेंट अपने आप पकड़ लेगी उनको। एंड मल्टीपल ECO आर इन्वॉल्व इन सिंगल सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ECO प्लेटफॉर्म, ECO shall मीन्स हु फाइनली रिलीजेस द पेमेंट, तो यहाँ पर फॉर्मेलिटीज उसको करनी है जो लास्ट ECO है जो पेमेंट रिलीज करती है अनरजिस्टर्ड पर्सन को। हो गई जी बात क्लियर? तो मोटा मोटा बात समझ लो, अभी तक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था गुड्स वालों का जो ECO के माध्यम से अप्लाई करते हैं, अब वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको 10, 20, 40 की लिमिट मिलेगी, कुछ कंप्राइजेशन उनको भी करनी है, कुछ कंप्राइजेशन ECO। अच्छा जी, कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करें
कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको याद हो कि हमने पढ़ा था गुड्स और सर्विसेज ईसीओ के माध्यम से नहीं दे सकते अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो। आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हो सकते, एनआरटीपी नहीं हो सकते, लेकिन 1/10/2023 से अलाउ कर दिया गया है कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को गुड सप्लाई करना थ्रू ईसीओ। अगर वो गुड्स, क्योंकि लघु उद्योग को पहले बेनिफिट दिया कि वो खुद अगर नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर होते हैं तो ईसीओ के माध्यम से भी सप्लाई कर सकते हैं। अगर वो कॉम्पोजिशन में भी हैं ईसीओ के माध्यम से गुड सप्लाई कर सकते हैं, सर्विसेज नहीं दे सकते। तो कॉम्पोजिशन वाले, रेस्टोरेंट वाले, अगर कोई कॉम्पोजिशन में आ जाता है वो स्विगी जोमेटो पे नहीं आ सकता। कॉम्पोजिशन वाला रेस्टोरेंट स्विगी जोमेटो पे नहीं आ सकता। हाँ, कॉम्पोजिशन वाला गुड सप्लायर फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू गुड्स आप बेचना अलाउ कर दिया गया। फिर वही प्रोसीजर, उसी टाइप का प्रोसीजर है जो प्रोसीजर्स वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए उनको मुक्त करने के लिए किया गया था, आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, हो गया जी बात खत्म। चलिए बढ़ते हैं। टीडीएस कटता है 51 में, टीसीएस कलेक्ट होता है 52 में। जो ईसीओ चलिए जी आगे बढ़ते हैं। टीसीएस की बात थी सेक्शन 52 में। अब तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स ऑफ सर्विस, तो पहले भी टीसीओ के माध्यम से, ईसीओ के माध्यम से सर्विस दे सकते थे, अब तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर गुड्स भी दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी सप्लाईज पे टीसीएस होगा ही नहीं, तो उनको टीसीएस की डिटेल भेजने की आवश्यकता भी नहीं है बाय द ईसीओ। ईसीओ के माध्यम से जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं उनका टीसीएस कटेगा भी और उनको इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी। ये लिखा है जी, पढ़िए जरा। अनरजिस्टर्ड supplier of service and now unregistered supplier of goods are allowed to make supply through ECO till the time their turnover does not exceed the prescribed limits. Rule 67 has been amended to clearly bring out that the details of TCS furnished by the ECO in Form GSTR 8 shall be made available only to the registered suppliers and unregistered suppliers do not attract TCS. चलिए आगे बढ़ते हैं। ONDC मॉडल एक गवर्नमेंट ने फ्लोट किया है, वहां पर TCS क्या होगा? अरे नॉर्मली फ्लिपकार्ट मॉडल जो होता है, बायर सेलर एक ही ईसीओ में रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे हमें फ्लिपकार्ट से, अमेजन से कुछ चीज़ें लेनी है तो हम अमेजन ईसीओ, फ्लिपकार्ट ईसीओ पे रजिस्टर कर लेते हैं और जो सप्लायर है वो भी वहाँ रजिस्टर करवाता है। अब सुनिए मेरी बात, इसी तरीके से स्विगी जोमेटो में भी रेस्टोरेंट वाले भी रजिस्टर्ड है, हम भी रजिस्टर्ड है, लेकिन ओएनडीसी थोड़ा सा ओपन नेटवर्क है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमें बायर, तो हम एक ईसीओ यहाँ पर इन्वॉल्व होगा और एक होगा सप्लायर, उसका ईसीओ अलग होगा, सो दैट मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए। क्या होता है, एक ही ईसीओ में दोनों लोग आ जाए ना, बायर सेलर तो दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब ये आपस में डील करते हैं, तो बायर रजिस्टर्ड होता है अलग ईसीओ में और सप्लायर रजिस्टर्ड होता है अलग ईसीओ में। बायर अपनी पेमेंट दे देगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब बायर पेमेंट दे देगा इस ईसीओ को, फिर ये वाला ईसीओ अपने कुछ कमीशन काट के पेमेंट कर देगा इसको, और फिर ये पेमेंट कर देगा सप्लायर को। ऐसे चेन चलती है, समझ गए मेरी बात? अगर हम चेन को ऐसे चलाएं, पेमेंट की चेन तो ऐसे चलेगी, पेमेंट की चेन तो ऐसे चलेगी। अगर हम इसमें पेमेंट की चेन चलाएं, मैं एरोस को ढंग से बनाता हूं आपको समझाने के लिए। चेन कैसे चलेगी, देखो जी, चप्पा चप्पा चरका चले। बायर ने यहाँ पर अपना ऑर्डर डाला है ना, और पेमेंट भी कर दी, फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुंची और इन्होंने इनको इन्फॉर्म किया, यहाँ से सप्लाई इधर गई, इधर से सप्लाई इधर आई, इधर से सप्लाई इधर आई। तो पेमेंट की चेन और सप्लाई की चेन ऐसे चलती है। अब मुद्दा यहाँ पर है, टीसीएस कौन डिडक्ट करेगा सेक्शन 52 का? वो तो ईसीओ दोनों है, और बीच में एक आधा ईसीओ और आ जाए तो। इस केस में गवर्नमेंट ने क्या कहा, दोनों ईसीओ माने जाएंगे, बायर साइड ईसीओ भी और सप्लायर साइड ईसीओ भी, दोनों ईसीओ माने जाएंगे, दोनों ही काबिल है। फिर दोनों में से कौन है? आओ जी, पहली बात कहते हैं कि सिचुएशन मल्टीपल ईसीओज आर इन्वॉल्व। ठीक है सचिन सर, सिंगल ट्रांजेक्शन है, सप्लायर साइड ईसीओ हिमसेल्फ इज नॉट सप्लाइंग द सेट सप्लाई। अब ये जो सप्लायर साइड ईसीओ है ना, ये वाला जो ईसीओ है सप्लायर साइड वाला, इसकी खुद की सप्लाई नहीं है,
इसने आगे दूसरे सप्लायर से लिया है, ठीक है ना, इस केस में यहां पर टीसीएस ये डिडक्ट करेगा जब वो पेमेंट सप्लायर को देगा। बात समझो, व्हेन टू इंस्टॉलर्स आर इन्वॉल्व, मोटा मोटा बायर ने पेमेंट ईसीओ को दी, बायर साइड ईसीओ, बायर साइड ईसीओ, ये सप्लायर साइड ईसीओ, ये सप्लायर साइड ईसीओ। बायर ने पेमेंट दे दी बायर साइड ईसीओ को, एक प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म ने पेमेंट दे दी सप्लायर साइड ईसीओ को, उसने आगे करनी है, तो यहां टीसीएस इनको काटना है, यहां पर टीसीएस बेटा सप्लायर साइड ईसीओ को काटना है। लेकिन अगर सप्लाई दूसरे केस में कह रहे हैं सप्लाई सप्लायर ईसीओ की खुद की है, कोई जैसे मेरी अपनी वेबसाइट है ना, मैं अपने वेबसाइट के थ्रू माल बेच रहा हूं, तो सप्लाई तो मेरी हो गई, मल्टीपल ईसीओज इन्वॉल्व है ना वहां पर। अच्छा, तो सारे सप्लायर्स जिनकी अपनी अपनी वेबसाइट हैं वो भी रजिस्टर करवा दें सप्लायर साइड में। तो दूसरे केस में क्या कह रही हैं, अगर मल्टीपल ईसीओज आर इन्वॉल्व, सिंगल ट्रांजेक्शन, सप्लायर साइड ईसीओ इज हिमसेल्फ सप्लाइंग द सेट सप्लाई, अब वो खुद ही सप्लाई करेगा, उसको किसी सप्लाई देने की जरूरत ही नहीं है। जैसे क्रोमा की वेबसाइट है, वो रजिस्टर्ड है सप्लायर साइड ईसीओ में, तो क्रोमा तो टाटा वालों की खुद की है, वो खुद ही अपने एसीज भेज देंगे आपको इसके माध्यम से। इस केस में बायर साइड ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करेगा, क्योंकि पेमेंट जब वो रिलीज करेंगे उनको आगे तो किसी को देनी नहीं पेमेंट। बात समझो ना, सप्लायर साइड को आगे अगर सप्लायर को पेमेंट देनी है तो सप्लायर साइड को टीसीएस डिडक्ट करना है, अब उनकी खुद की सप्लाई है तो बायर साइड का ईसीओ यहां पर टीसीएस डिडक्ट करेगा। क्लियर है बात? तो दोबारा से बोलते, मल्टीपल ईसीओज इन्वॉल्व है और सप्लायर की खुद की सप्लाई है, तो बेटा बायर साइड का ईसीओ टीसीएस डिडक्ट करेगा, और अगर जो सप्लायर साइड ईसीओ है वो किसी और से सप्लाई ले रहा है तो वो टीसीएस डिडक्ट करेगा। ये मैंने आपको समझा दिया। आइए जी, लास्ट है जी, एक रूल है जी हमारा 88D जो नया डाला गया है, पढ़ना जरा। Where the amount of ITC availed by the registered person in the return for a tax period furnished by him in GSTR 3B, बिल्कुल सही, हम ITC लेते हैं 3B फाइल करके, exceed the ITC अवेलेबल जो हमें इंटीमेशन आई थी 2B के अंदर, वो ज्यादा है, बिल्कुल सही, वो ज्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़िए जरा, बाय स्पेसिफाइड अमाउंट एंड परसेंटेज, वो एक लिमिटेड एक अमाउंट से ज्यादा हो जाए, गवर्नमेंट की सहनशीलता से ज्यादा, The said registered person shall be given an intimation, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन ऑन द कॉमन पोर्टल, एंड अ कॉपी ऑफ सच इंटीमेशन shall also be sent to his email ID provided at the time of registration or amended time to time, और उसमें डिफरेंस बताया जाएगा और बोला जाएगा कि आप अमाउंट इक्वल टू दी आईटीसी अवेल, जो आपने आईटीसी लिया है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 वो देना है आपको, और रीजंस आपको बताना पड़ेगा 7 दिनों के अंदर अंदर कि आपने ऐसा क्यों किया। Sir, registered person upon receipt of the said intimation either pay an amount equal to the excess ITC, जो डिफरेंस आप पे कर दो along with the interest, बात खत्म हो गई, या अपना रिप्लाई दो कि भाई मेरे हिसाब से तो नहीं बनता 7 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। Where the amount specified in the intimation remains to be unpaid within 7 days period and no explanation, आपने आंसर भी नहीं दिया ना पैसे दिए, तो बेटा आप आगे से अपनी, और फिर 73-74 की जो रिकवरी का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, और आगे से आप अपनी रिटर्न, यस मेरे प्यारे बच्चों, फाइल नहीं कर पाओगे रिटर्न इन जीएसटीआर 1, आपकी जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर देंगे। सो क्या लिखा है, पढ़िए जरा। अ रजिस्टर्ड पर्सन टू whom intimation has been issued on the common portal under the proviso of rule 88D in respect of the tax period shall not be allowed to furnish GSTR 1 invoice filing facility for subsequent tax period unless वो difference pay कर दे, बात खत्म। yes, and registered person shall not be allowed, ये तो मैं पहले बता चुका हूं कि जो 10A की जो वो बैंक अकाउंट के डिटेल्स नहीं कर सकते फाइल, तो उनको भी आगे से GSTR 1 और IFF फाइलिंग की फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा और उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। तो 88D को फॉलो नहीं करोगे, आपकी फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग फैसिलिटी जीएसटीआर 1 की ब्लॉक हो जाएगी। चलिए गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द थिंग्स व्हिच वी हैव डन टुडे। सबसे पहली बात एक्शनेबल, चलो जी अब रिवाइज करते हैं सारी अमेंडमेंट्स इन 5 मिनट। एक्शनेबल क्लेम्स आर ट्रीटेड एज गुड्स, बट एक्शनेबल क्लेम 3 ही माने जाते थे, एज सप्लाई, लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, 3 और डाल दिए गए हैं, कैसीनोस, हॉर्स रेस, ऑनलाइन मनी गेम्स।
इनके सप्लायर्स पे एफसीएम लगेगा, ये बात मानी गई है, सप्लायर की डेफिनेशन में डाला गया है। और रिसिप्ट बेसिस भी लागू रहेगा सेक्शन 12 के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई में। नोटिफिकेशन 66 2017 कॉम्पोजिशन में तो एप्लीकेबल थी नहीं, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगी, तो इनके लिए फिर वो नॉर्मल केस लगेगा कि अगर आपने लास्ट डेट तक इनवॉइस इशू कर दिया तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट, और लास्ट डेट तक इनवॉइस इशू नहीं किया तो आपके लिए बेटा वो जो लास्ट डेट थी वो, और मेरे प्यारे बच्चों पेमेंट की डेट विचएवर इज अर्लियर। रेस्टोरेंट में खाना खाओ और मजे लो, बेटा वो खाना ही माना जाएगा। ड्रिंक्स एंड फूड विल बी ट्रीटेड एज रेस्टोरेंट सर्विस अनलेस बंडल्ड सप्लाई है, जिस केस में रेस्टोरेंट माना जाएगा। Shares held by the holding company, the subsidiary company are not treated as a service. No GST will apply on only holding the shares. और कुछ करते हैं तो बात अलग। चार्ज के अंदर आरसीएम के अंदर बेटा पर्सनल कैपेसिटी में डायरेक्टर दे, आरसीएम लागू नहीं रहेगा। और मुन्ना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे एफसीएम लागू रहेगा, और कोई एग्जेम्पशंस जो आरसीएम वाली हैं वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और बेटा ओमनी बस को अलग करके अगर कंपनी सप्लायर है तो एफसीएम, अगर कोई नॉन कंपनी सप्लायर है बस का थ्रू ईसीओ, जैसे मेरे पास 4 बसें हैं, मैं ईसीओ पे चलाऊं तो किस केस में आरसीएम ही रहेगा ईसीओ पे। प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी स्टेट से आए, काउंटर पे खरीद के चला जाए तो वो जो स्टेट बोलेगा उसकी सप्लाई मानेंगे, नहीं बोलेगा तो लोकली मानेंगे। और अगर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है और वेंडर की खुद की जगह है तो इमोल प्रॉपर्टी जहां पर है वही प्लेस ऑफ सप्लाई। वेंडर की खुद की जगह नहीं है तो फिर 12(2) जहां पर जिसको सर्विसेज हम दे रहे हैं उसका रजिस्टर्ड प्लेस, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो मेरा ही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अच्छा बच्चे, उसके बाद एग्जेम्पशंस, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज बाय 3 एंटिटीज एग्जेम्प्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सरकारी अथॉरिटी को ये साफ सफाई और ये सब पब्लिक हेल्थ की सर्विसेज दें एग्जेम्प्ट। और रेलवेज पे आरसीएम होता ही नहीं है तो आरसीएम की छूट भी लागू की होंगी। उसके बाद बेटा ई इनवॉइसिंग की थ्रेशोल्ड लिमिट 10 करोड़ से 5 करोड़ कर दी गई है। दूसरी बात, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी अगर आप इशू करते हो और जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 51 में तो ई इनवॉइसिंग लागू रहेगा। और तीसरी बात बेटा, अनरजिस्टर्ड पर्सन्स पे जब आप सप्लाई करते हो 50 से नीचे तो वॉलंटरी होता है, बट अगर वो OIDAR सप्लाई करे या ECO सप्लाई कर रजिस्टर्ड को तो कुछ फॉर्मेलिटीज मैंडेटरी थी, अब कह दिया गया खाली स्टेट मेंशन कर दें। 3 लोग ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज अनरजिस्टर्ड को दे सर्विसेज, OIDAR दे अनरजिस्टर्ड को या ECO दे अनरजिस्टर्ड को, स्टेट मेंशन कर दो रेसिपिएंट की मोर देन अफ, चाहे 50 से नीचे 50 से ऊपर हो। उसके बाद बेटा जीएसटी की पेमेंट करने के लिए 18% आपका लेट पेमेंट का ब्याज है। और उसके अंदर जो रॉन्ग क्रेडिट अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है उसमें ये देखते हैं कि आपका जो यूटिलाइज्ड अमाउंट है वो आईटीसी के बैलेंस से, हाँ जी, ज्यादा तो नहीं है। अगर वो आईटीसी के बैलेंस से ज्यादा है तो डिफरेंस पे आपको दे। आईटीसी का बैलेंस क्या मतलब, अगर आपने आईजीएसटी का रॉन्ग क्रेडिट यूटिलाइज और अवेल किया है तो सबका बैलेंस देखा जाएगा, क्योंकि वो सब आईजीएसटी से यूज हो सकते हैं, जीएसटी सेस नहीं इंक्लूड करेंगे। रजिस्ट्रेशन में अब फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है एप्लीकेंट की, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होती है प्रीमिसेस की। और बेटा बैंक अकाउंट की डिटेल्स अब 45 दिन पहले टाइम लिमिट थी, अब 30 दिन में, या GSTR 1 या IFF की जो डेट है विच एवर इज अर्लियर तक आप दे सकते हो। हाँ, अगर आपने बैंक अकाउंट दिया तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन, अच्छा आपका सस्पेंड हो जाएगा, ऑब्वियसली सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली अगर आप बैंक अकाउंट की डिटेल देते हो तो ऑटोमेटिकली रिवोक भी हो जाएगा, ये बात याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, पहले 30+30+30 था, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती थी अगर आपको लग रहा है गलत तरीके से रिवोक किया गया है, अब कर दिया 90+180 डेज। उसके बाद बेटा, अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स कैन सप्लाई गुड्स थ्रू ECO अंडर सेक्शन 52 जो कलेक्ट करती है TCS, पहले अलाउड नहीं था, कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, जब तक 10, 20, 40 तक एंजॉय करो। कॉम्पोजिशन पर्संस भी अब ECO के माध्यम से गुड सप्लाई कर सकते हैं जब तक वो कॉम्पोजिशन में है। अच्छा जी, TCS की डिटेल्स ECO खाली रजिस्टर्ड को सप्लाई करेगा, डिटेल्स देगा, क्योंकि ऑब्वियसली अनरजिस्टर्ड वाले पे तो TCS होता ही नहीं। और मल्टीपल ECOs इन्वॉल्व है, बायर साइड ECO, सप्लायर साइड ECO। सप्लायर खुद ही सप्लाई कर रहा है तो बायर साइड ECO TCS कलेक्ट करेगा, सप्लाई किसी और से सप्लाई ले रहा है
तो वहां पर वो डिडक्ट करेगा टीसीएस या कलेक्ट करेगा टीसीएस। और अगर 88D की मर्यादा नहीं रखी तो ऑब्वियसली हम आपको डी बार कर देंगे सेल्स रिटर्न्स या सप्लायर की रिटर्न जो जीएसटी वन है और आईएफएफ है उसकी। So that's all for today, guys. Take care and enjoy your day.